आखिरी टॉपिक हमारे पास बचा हुआ था और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। मैंने आप लोगों से कहा था कि कल इसको कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने रोला डाल दिया। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। देखिए बेटा, हम कहते हैं कि अगर कोई बंदे बिजनेस कर रहे हैं मिलके आपस में, कोई पार्टनरशिप पे कोई काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप की कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। क्या पार्टनरशिप के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है? तो उसके लिए हमारे पास लॉ ने हमें बताया कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो सकती है। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? हम कहते हैं जनाब, जो प्रॉपर्टी बीइंग पार्टनर आप पार्टनरशिप में लेके आते हैं, ठीक है, यानी कि अपना जो पैसा लेके आते हैं, पैसे की जगह पे आप लेट सपोज कोई प्लॉट ले आते हैं, कोई गाड़ी ले आते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो आप अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में लेके आते हैं, ओरिजिनली बॉट टू पार्टनरशिप फर्म, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप पार्टनरशिप में आने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में लेके आते हैं तो वो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। ठीक है, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। अगर आप कैपिटल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी लेके आते हैं तो वो हम भी उसको फर्म की प्रॉपर्टी मान लेते हैं। एडिशनल कैपिटल के तौर पर अगर आप अपनी फर्म में कोई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो भी हम मान लेते हैं कि जनाब ये फर्म की ही प्रॉपर्टी है। नंबर 3, अगर आप फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम पे या फर्म के पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो भी फर्म की ही प्रॉपर्टी समझी जाएगी। ओके, एंड नंबर 4, जो फर्म का नाम होगा, जो गुडविल होगी, दैट वुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज फर्म्स प्रॉपर्टी। तो 4 किस्म की प्रॉपर्टीज फर्म की समझी जाएंगी। नंबर 1, जो पार्टनर ओरिजिनली लेके आते हैं। नंबर 2, पार्टनरशिप में आने के बाद जो पार्टनर्स प्रॉपर्टी लेके आते हैं। नंबर 3, जो पार्टनरशिप के नाम पे, पार्टनरशिप के बिहाफ पे, पार्टनरशिप के पैसे से, फर्म के पैसे से जो प्रॉपर्टी परचेज की जाती है। और नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, देखिएगा जरा, कहता है जी ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, नंबर 1। नंबर 2, all rights or interest in the property originally so brought. Number 3, all property acquired by purchase or otherwise by or for the firm and all rights and interest in any property so acquired. Number 4, and goodwill of the business of the firm. Goodwill क्या चीज़ है बेटा? ये अकाउंटिंग की टर्म है जिसमें हमारे जो बिजनेस की वैल्यू लगती है, अगर उसमें से मैं एसेट्स की वैल्यू को माइनस कर दूं तो जो एडिशनल वैल्यू हमारे बिजनेस की लगी है दैट इज कॉल्ड गुडविल। मिसाल के तौर पर हमने कहा जी अगर हम अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करवाना चाहें तो हमारा बिजनेस बनता है तकरीबन 1 लाख रुपए का, लेकिन इसमें से जो एसेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए के एसेट्स हैं। ये जो 20,000 रुपए एडिशनल है ये किस चीज का है? ये हमारी फर्म के नाम की वजह से है, इस वजह से हम इसको क्या कह देंगे? गुडविल। गॉट इट? यहां तो क्या मसले मसाइल? ओके जी, अब जरा देखिए आगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। लॉ कहता है जी कोई भी बंदा, कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनली यूज नहीं कर सकता। लेट्स सपोज अगर फर्म की गाड़ी है, फर्म की गाड़ी है तो फर्म की गाड़ी को फर्म के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसको अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैं पर्सनल काम के लिए फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करूंगा तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फर्म को कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे CCC के लिए हमने एक गाड़ी परचेज की, और गाड़ी इसलिए हमने परचेज की क्योंकि अगर पहले हम लोग बाइक्स पे जाया करते थे अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। एक दफ़ा F6 सेक्टर के अंदर, मतलब F सेक्टर जो है वो इस्लामाबाद का काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो जनाब हमें क्लाइंट एक मिला बड़ा ज़बरदस्त, और उसके साथ हमारी मीटिंग थी। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाइक्स पे गए, मैं और मेरे दोस्त एक ही बाइक पे गए हम लोग, पेंट कोट हमने पहने हुए हैं जनाब। सॉरी, कितने दोस्त थे? हम 2 दोस्त थे सिर्फ एक बाइक पे, तो नहीं थोड़े से तो मतलब पढ़े लिखे हैं ना, इस वजह से 2 थे। तो इस्लामाबाद के अंदर जनाब हम बाइक पे F6 सेक्टर के अंदर स्टेट लाइफ की बिल्डिंग्स हैं, वो काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें जनाब हमने एक ऑफिस में जाना था। तो हमने कहा यार बाइक पे कौन देखता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, किसने देखना हमें, किसने नहीं देखना। तो जनाब हम बाइक जाके हमने डबल स्टैंड पे बाइक लगाई,
अपने टाई शाई सही की, कोट शोट के बटन बंद किए जनाब। अब हम बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह चलना शुरू कर दिया हमने। हम ऑफिस में गए, ऑफिस में जाके देखा तो जिस बंदे के साथ हमारी मीटिंग थी, जो कंपनी थी एक, बेसिकली कंपनी के सीईओ के साथ हमारी मीटिंग थी, तो वो कंपनी का सीईओ खिड़की से हमें देख रहा था। हमें नहीं पता था। उसके साथ बातचीत हुई, कहता आर यू सीरियस, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? हमने कहा यस वी आर। तो करते क्या है? हमने कहा जी ये आपके सामने ही है, मतलब अपनी फर्म चलाते हैं। फर्म कब से बनाई है? थोड़ा टाइम हुआ है फर्म बनाई है। आगे इसके अलावा कुछ करते हैं? मैंने बताया जी मैं टीचर हूँ। मेरे पार्टनर ने बताया कि जी वो शिफा में जॉब करता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। ओके, तो बाइक पे क्यों आए हैं? हमने कहा जी वो हमारी मर्जी, बाइक पे आए या गाड़ी पे आए, आपको क्या, आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन करें, डील करें हमारे साथ। उन्होंने कहा जी मैंने डील नहीं करनी। हमने कहा भाई क्यों? कहता जी आप मतलब आप इतने बड़ा प्रोजेक्ट है, बाइक पे आप आए हैं, अगर लॉस हो गया तो लॉस कंपनसेट कैसे करेंगे? मैंने कहा जी लॉस होगा क्यों भाई, कंसल्टेंसी फर्म है, लॉस होगा क्यों? कहते हैं नहीं मैंने आपके साथ प्रोजेक्ट ही नहीं करना। वो प्रोजेक्ट एक बिजनेस फिजिबिलिटी का था और वी वर एक्सपेक्टिंग के 5-6 लाख रुपए हमें मिल जाने थे उसमें से, और वो हमें इतना भी नहीं समझ रहा था कि 5-6 लाख का अगर लॉस हो गया ये बाइक तो इनके पास, ये एक बाइक है दोनों के पास। तो खैर एनीवेज, देन वी रियलाइज्ड कि नहीं भाई गाड़ी बड़ी ज़रूरी है। फिर हमने अपने बाकी क्लाइंट्स को डील करते हमने कहा जी हमने इरादा किया कि हम किसी किस्म का कोई प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं करेंगे। पूरे तकरीबन 6 महीने हमने 1 रुपया नहीं अपनी फर्म से लिया, पैसे जोड़ के फिर हमने गाड़ी ली। उस गाड़ी में हम 4 लोग जाया करते थे फिर। तो वो गाड़ी किसके नाम की थी? वो गाड़ी थी फर्म की। गाड़ी में हैरान तो नहीं थी? नहीं मेहरान नहीं थी, अच्छी गाड़ी थी, पुराना मॉडल था लेकिन गाड़ी अच्छी थी। नॉट V8 भाई, क्या हो गया खुदा, मतलब V8 यार कैसी बातें कर रहे हो। अब वो सिविक का पुराना मॉडल था, EXI, आपको शायद पता हो। वो पुराना मॉडल था जब जनाब वो हमने ली गाड़ी, लेकिन कम से कम वो रीजनेबल थी, डिपिक्टेबल थी। तो खैर जनाब फिर उसके बाद हमने बहुत डील्स जो हैं वो हमने क्रैक की। वो सिर्फ उसी गाड़ी के बेस पे जनाब हम गाड़ी पे जाया करते थे, और वहाँ पे तो गाड़ी बेटा बहुत मैटर करती है, आपके कपड़े और आपकी सवारी बहुत मैटर करती है। लोग जब आप बड़ी गाड़ी से उतरें, अच्छे कपड़े आपने पहने हो, लोग ये नहीं पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहेंगे आप सर कौन सी जगह पे होते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अगर आप एक बाइक पे जा रहे हैं, आप उनको ये भी बताएंगे ना मैं स्कैंस का प्रिंसिपल हूँ, तो नहीं मानेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है इट्स बेटर कि आपकी सवारी और आपके कपड़े जो हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि बंदा देख के यकीन कर ले। कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं आप? आपने हाथ रेज किया था। अच्छा चलें वापस आ जाए जनाब। प्रॉपर्टी की बात हो रही थी फार्म की। तो CCC ने क्या किया जनाब, एक कार परचेज की, नहीं अब बेच दिया, हालात ख़राब हो गए थे। मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। नहीं वो बेसिकली इस्लामाबाद में अभी कोई है नहीं, तो इसलिए फिर वो डिसाइडेड कि हम वो वाला ऑफिस भी और ये भी, हमने अब इस ऑफिस को लाहौर में कन्वर्ट कर दिया। तो लाहौर में हमारा ऑफिस पहले भी था, लेकिन उसको ज़रा हमने अच्छा मॉडिफाई कर दिया। तो वो ये जो गाड़ी है वो हमने लाहौर के ऑफिस में खड़ी की हुई है। आप छुट्टियों पे थे। आप जो मर्जी समझे इसका। वापिस आ जाइए। अच्छा अब ऐसा है, सुन ले भाई, अब ऐसा है कि अब अगर इस गाड़ी को मैं ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करूंगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि फर्म के काम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को अपनी शादी में ले जाता हूँ, नॉट ऑन अपनी शादी, मतलब किसी की शादी में खुद ले जाता हूँ, तो अगर मैं इसको शादी में ले जाता हूँ, पर्सनल काम से इसको इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ, तो एज पर लॉ मैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपनी फर्म की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने अपनी फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर भी लिया है तो इसका जितना रेंटल बनेगा वो मुझे अपनी फर्म को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते, लेकिन लॉ जो हमें समझाता है, लॉ के हिसाब से तो ऐसा ही होगा। ओके जी, तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कह रहा है जी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि फर्म की प्रॉपर्टी को आप पर्सनली इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम वो कर लेंगे।
ओके, तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, it is the duty of every partner to use the property of the firm exclusively for the purposes of the business. No partner should use partnership property for his personal benefit. Got it? Example number 26. Abid and Sajid are partners in a firm. Abid took the firm's printer and laptop to his home for his use of his for the use of his family members till they were not usable anymore. जब तक उनका खाना खराब नहीं हो गया तब तक वो अपने घर में उनको इस्तेमाल करते रहे. Abid must not have used partnership property for his personal benefit and must compensate the firm. अगर इस्तेमाल कर लिया है तो फर्म को वो कंपनसेट भी करेंगे. क्लियर? लें जनाब, यहाँ तक तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 12. अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ. मैंने आप लोगों से कल कहा था कि इसको छोटा सा टॉपिक पढ़ने दें. चैप्टर नंबर 13 पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर, रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि पार्टनर के अलावा अब हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम थर्ड पार्टी की बात कर रहे होंगे पार्टनरशिप के क्लाइंट्स की तरफ. देखिए जी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जी अथॉरिटी एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर एंड द फर्म, कि फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या लायबिलिटीज और उनकी क्या अथॉरिटीज़ हैं. तो हम कहते हैं जनाब जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के एजेंट्स होते हैं, वो एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी इनकी होती है. ट्रिपल सी के अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों के चारों पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं. ठीक है, मेरे हर काम के लिए बाकी तमाम पार्टनर्स जो हैं वो लायबल होंगे और बाकी तमाम पार्टनर्स के काम के लिए मैं क्या होऊंगा, लायबल होऊंगा. ठीक है जी. अच्छा, अब हम आते हैं जनाब नीचे अथॉरिटीज़ की बात करते हैं. अथॉरिटीज़ बेटा होती हैं 2 तरह की, एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी और एक होती है आपके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी. एक्सप्रेस्ड या एक्चुअल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में आपका कॉन्ट्रैक्ट हमें बता रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट में जिसके बारे में लिख दिया गया हो. तो 2 अथॉरिटीज हैं, एक है एक्चुअल और एक है इम्प्लाइड. एक्चुअल अथॉरिटीज वो हैं कि जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हों, कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख दिया गया कि भाई साहब आपकी ये अथॉरिटीज़ हैं, ये आपकी पावर्स हैं, ये काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और सिर्फ इतने राइट्स हैं आपके, वो अथॉरिटी किसकी कहलाती है, एक्चुअल अथॉरिटी. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी भी अथॉरिटीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी जाती, लेकिन रूटीन आपके बिजनेस किस तरह की है कि एक स्पेसिफिक पर्सन वो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ निभा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी, मतलब एज पर रूटीन, कि रूटीन के काम जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ तो वो आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा बन जाएंगे. मिसाल के तौर पर अब कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा बन सकते हैं, तो हम कहते हैं जनाब आप अगर फर्म के बिहाफ पे कोई चीज़ें परचेज करते हैं, कोई चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे अगर मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ और उस सर्विसेज के अगेंस्ट अगर मैं पैसे रिसीव कर रहा हूँ तो वो हकीकत में क्या है, वो रूटीन का काम है. अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ और अगर वो काम मैं कर रहा हूँ तो वो मेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी कंसीडर कर ली जाएगी. ओके. नंबर 2 है जनाब आपके पास कि फर्म के बिहाफ पे अगर मैंने किसी को कर्जा देना है तो फर्म के बिहाफ पे मैं कर्जा दे रहा हूँ, ठीक है. अगर मैंने किसी से कर्जा लेना है फर्म ने तो फर्म के बिहाफ पे मैं वो कर्जा रिसीव कर रहा हूँ. मतलब अगर फर्म ने किसी को लोन दिया हुआ है और वो बंदा लोन की रीपेमेंट कर रहा है तो बीइंग पार्टनर मैं वो लोन की रीपेमेंट अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो वो मेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा बन जाएगा. गॉट इट? समझ आ गई बात की. इसी तरह से जनाब अगर मैं किसी को अकाउंट सेटलिंग कर रहा हूँ, अकाउंट सेटलिंग का मतलब यह है कि फर्म ने किसी को पैसे देने थे और उस बंदे ने फर्म को भी पैसे देने थे और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं बीइंग पार्टनर कि आप फर्म को आपने जितने पैसे देने हैं, लेट सपोज आपने फर्म को 10,000 देना था और फर्म ने आपको 8,000 देना था तो आप 2,000 रुपये फर्म को दे दीजिए, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड सेटलिंग ऑफ अकाउंट, कि मिस्टर ए ने ट्रिपल सी को 10,000 देने थे और ट्रिपल सी ने मिस्टर ए को 8,000 देने थे, ठीक है. तो 2,000 रुपये नेट अमाउंट जो है वो मिस्टर ए क्या करेगा, ट्रिपल सी को प्रोवाइड कर देगा. दिस इज कॉल्ड सेटलिंग ऑफ अकाउंट. और सेटलिंग ऑफ अकाउंट कौन कर सकता है, पार्टनर कर सकता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ और आम रूटीन में पार्टनर सेटलिंग ऑफ अकाउंट करते हैं तो हम क्या मान लेंगे कि ये पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में चीज शामिल है.
गॉट इट। इसके बाद जनाब इसी तरह से अगर मैं पार्टनर हूं, जारी बात है पार्टनरशिप फर्म तो अपने साइन करने से रही, एक अकाउंट अगर हमने ओपन किया हुआ है पार्टनरशिप फर्म का, हमने एक अकाउंट ओपन किया तो उसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके साइन होंगे, तो तमाम पार्टनर्स के पास राइट है कि वो चेक ड्रॉ कर सकते हैं, चेक को साइन कर सकते हैं, चेक को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा फर्म की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको प्लेज भी करवा सकते हैं, तो ये भी उनकी अथॉरिटी का, इम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा समझा जाएगा। और लास्ट में जनाब अगर फर्म के नाम पे किसी ने कोई केस कर दिया है या फर्म ने किसी के खिलाफ केस करना है अपने नाम से, तो वो पार्टनर के पास इम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि वो फर्म को डिफेंड भी कर सकते हैं और फर्म के बिहाफ पे केस भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक कि मसला मिसाइल। बेटा ये लिस्ट आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है, ये लिस्ट आपने घर में जाके पढ़नी है कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अब इसके ऊपर आई क्या, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात की थी कि फर्म के बिहाफ पे आप जो है वो कोई चीज़ सेल परचेज कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम से, लेकिन फर्म के नाम से पर्सनली कोई चीज़ सेल परचेज कर सकते हैं, वो आपकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा नहीं होगा। ओके, तो इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लॉ कहता है कि ये आपकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकती। ये लॉ ने कैटेगोरिकली बता दिया कि जनाब ये चीज़ें आपकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा नहीं समझी जाएंगी। सबसे पहले है आर्बिट्रेशन, कि फर्म के नाम पे या फर्म के बिहाफ पे कोई केस चल रहा था, ठीक है, कोई भी पार्टनर उस केस को खत्म करके आर्बिट्रेशन में केस अपना नहीं लेके जा सकता। कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता, लेट सपोज फर्म ने ट्रिपल सी ने मिस्टर ए के खिलाफ केस फाइल किया हुआ था, ठीक है, अब कोर्ट में केस चल रहा था, तो कोई भी पार्टनर इंडिविजुअली ये नहीं आके कह सकता कि छोड़ो मैं ट्रिपल सी के बिहाफ पे तुम्हारा ये केस जो है वो इसको आर्बिट्रेशन में ले जाते हैं, अदालत से निकल आते हैं, आपस में बैठ के इसको केस को खत्म कर देते हैं। तो ये काम पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता। ये नेगेटिव लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आती, ठीक है। सेकंड नंबर पे जनाब कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। मिसाल के तौर पर हमने ट्रिपल सी का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो मैं बैंक के पास जाके ये नहीं कह सकता कि जनाब मेरे नाम से एक बैंक ओपन कर दो और वो मैं फर्म के बिहाफ पे ओपन करवा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिपल सी का अकाउंट ट्रिपल सी के नाम से आ सकता है, ट्रिपल सी का अकाउंट हसन चौहान के नाम से नहीं आ सकता। ओके, तो कोई भी पार्टनर की ये उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा नहीं होता कि वो अपने नाम पे फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से अकाउंट ओपन करवा सके। नंबर 2, इसके बाद जनाब कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब ये है कि अगर फर्म ने किसी से कोई कर्जा लेना है, ठीक है, किसी से कर्जा लेना है, तो कोई भी पार्टनर इंडिविजुअली उसके पास ये अथॉरिटी हासिल नहीं है कि वो उस कर्जे को कंप्रोमाइज कर ले, या खत्म कर दे। वो ये फॉर एग्जाम्पल ए से ट्रिपल सी ने 10,000 रुपये लेने, तो कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि छोड़ा यार 10,000 तुम ना दो, चलो मैं तुम्हें पार्टनर होकर कहता हूँ तुम सिर्फ 3,000 दे दो। ऐसा काम नहीं कर सकते। समझा की बात की, ये आपके पार्टनर की अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है। ये पैसे तो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट को सेटल तो कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके बाद जनाब आप फर्म ने किसी के खिलाफ केस किया हुआ था, तो वो केस को विड्रॉ नहीं कर सकता, आर्बिट्रेशन की तरफ भी नहीं लेके जा सकता और केस को विड्रॉ भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर ट्रिपल सी ने मिस्टर ए के खिलाफ केस फाइल किया हुआ था, तो ट्रिपल सी का कोई भी पार्टनर उठ के ये नहीं कह सकता कि हम इस केस को वापस लेते हैं। ओके, तो केस को वापस कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे नहीं ले सकता, ये उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा नहीं हो सकता। अच्छा जी, इसके बाद जनाब अगर कोई बंदा कह रहा था कि जी मैंने फर्म से पैसे लेने हैं, मिसाल के तौर पर ए ने रोला डाला हुआ था कि मैंने ट्रिपल सी से 8,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, और फर्म नहीं मान रही, तो कोई भी पार्टनर इंडिविजुअली जाके उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई भी पार्टनर ये जाके नहीं कह सकता कि ठीक है भाई रोले को खत्म करते हैं, कितने पैसे हैं 8,000, ठीक है हमने 8,000 आपके देने। कोई भी पार्टनर ये काम नहीं कर सकता, ये उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी का हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद जनाब कोई भी पार्टनर फर्म के नाम पे फर्म के बिहाफ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अब अगर ट्रिपल सी को कोई प्लॉट खरीदना है, अपना ऑफिस परचेज करना है, तो मैं वहां पे जाके ये नहीं कह सकता कि भाई ये पैसे पकड़ो और ये प्लॉट जो है वो हमें दे दो, ठीक है। तमाम के तमाम पार्टनर्स इकट्ठे जाएंगे, फर्म के नाम पे सारा कुछ होगा, फर्म के बिहाफ पे मैं कोई चीज प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। गॉट इट। इसके बाद जनाब आपके पास है ट्रांसफर किसी भी किस्म की। अगर मेरे पास फर्म के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से किसी दूसरे बंदे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। लास्ट में जनाब कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे किसी दूसरी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बन सकता, ठीक है। यानी कि ट्रिपल सी को मैं ये नहीं कह सकता ABC एंड को का जनाब ये हिस्सा बन जाएगी, अकेला पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं फर्म की बात करूंगा तो तमाम पार्टनर की बात कर रहा हूँ मैं। यहां तक कि मसले मसाइल बेटा।
तो बेटा ये नेगेटिव लिस्ट भी आपने अपने माइंड में बिठानी है। ये नेगेटिव लिस्ट इम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या शामिल नहीं है और पॉजिटिव लिस्ट इम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या शामिल है, इसके ऊपर आई कैप ने हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसलिए ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ओके, यहाँ तक के मसले मसाइल ऑल क्लियर। चलें कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।